नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, दिग्गज नेता शरद यादव का निधन। पीएम मोदी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार सहित देश भर के तमाम नेताओं ने जताया शोक। ये आपको बता दें कि दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अब पापा नहीं रहे। शरद यादव 4 बार बिहार के मधेपुरा सीट से सांसद रहे हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आरजेडी के नेता शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है और राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया है। शरद यादव के सहयोगियों ने बताया कि वो गुरुवार की रात अपने छतरपुर आवास पर बेहोश हो गए और उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शरद यादव लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पैतृक गांव में शनिवार को होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। आज दिल्ली स्थित घर में अंतिम दर्शन। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। आज उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास 5A वेस्ट एंड छतरपुर फार्म नई दिल्ली में रखा गया है। शरद यादव की बेटी और उनके दामाद ने इस संबंध में जानकारी दी है। और बड़ी खबर, शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी। बोले, मेरी दादी की उनसे हुई काफी राजनीतिक लड़ाई, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी शरद यादव के परिजनों से भी मिले। शरद यादव की बेटी और कांग्रेस नेता सुभाषिनी राहुल गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। राहुल गांधी उन्हें संभालते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज उनके निधन ने मुझे बेहद दुखी कर दिया है। मेरी दादी के साथ उनकी काफी राजनीतिक लड़ाई हुई थी, मगर उनके बीच में सम्मान का रिश्ता था। उन्होंने मुझे जो बताया वो रिश्ते की शुरुआत थी। राजनीति के बारे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शरद यादव जी नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में अपनी इज्जत बनाए रखी, क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है। आपको बता दें कि शरद यादव को काफी लंबे समय से गुर्दे की बीमारी थी। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद यादव के निधन पर जताया दुख। बोले, मैं हमेशा उनके साथ हुई बातचीत को संजोकर रखूंगा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री शरद यादव के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा उनके साथ हुई बातचीत को संजोकर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना देश के लिए क्षति है। शरद जी के निधन का दुख समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने दशकों तक बिहार और भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अमित शाह ने कहा कि 5 दशक में उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए। साथ ही जब देश में आपातकाल लगा तब भी वो लड़ाई के प्रमुख नेता थे। उनका निधन इस देश के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि अगर वे लोगों को बांटते रहे तो देश तालिबान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति को देखेगा। चंद्रशेखर राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम धार्मिक असहिष्णुताओं को बढ़ाते रहे और लोगों को विभाजित करते रहे तो ये सब एक नरक में बदल जाएगा और हम इस देश में तालिबान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति देखेंगे। केसीआर तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी कार्यालय और एकीकृत जिला कार्यालय परिसर के उद्घाटन के बाद महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि देश की प्रगति के लिए लोगों को शांति और सद्भाव की आवश्यकता है, जहां सभी नागरिकों की भलाई की गारंटी दी जा सके। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस देश के विकास के लिए सभी लोगों को शांति, सहिष्णुता और जन कल्याण के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा बंगाल में 2024 से पहले ही लागू हो जाएगा नागरिकता कानून। ये आपको बता दें कि बंगाल के बनगांव से सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा कि 2024 से पहले ही बंगाल में नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून लागू नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कि ठाकुर ने भाजपा को कोलकाता में गंगा आरती करने की अनुमति नहीं देने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। गंगा आरती करने का सभी को अधिकार है, सरकार इसमें बाधा नहीं दे सकती। उन्होंने राशन कार्डों में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएंगे। फिलहाल शांतनु ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में 2024 से पहले ही नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का किया वादा, तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के चुनावी वादे को बताया गैर जिम्मेदाराना। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में सत्ता में आने पर सभी परिवारों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने संबंधी कांग्रेस के चुनावी वादे को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इसे तर्कहीन बताते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस की इस घोषणा से पता चलता है कि वे चुनावी होड़ में कितने नीचे गिर सकते हैं। वे हताश हैं, इसीलिए वे ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस से ऐसी और कई घोषणाओं की उम्मीद है। इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को वादा किया था कि कर्नाटक में सत्ता में आने पर वो राज्य के हर घर को प्रत्येक महीने 200 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाएगी। बेलगावी में बस से राज्यव्यापी प्रजाध्वनि यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जनता को अपनी पहली गारंटी के तौर पर निःशुल्क यानी फ्री बिजली देने का वादा किया है। कर्नाटक में इस साल मई में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। अगली बड़ी खबर, पंजाब पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में जमकर उमड़ी भीड़, राहुल गांधी हो गए गदगद। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 119वां दिन है। पंजाब की बात करें तो यहां पर यात्रा का आज तीसरा दिन है और यहां लोग भारी संख्या में यात्रा से जुड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यात्रा और राहुल गांधी को लेकर आरोप लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यात्रा में भीड़ वैसी नहीं होगी, लेकिन उसके उलट यहां पर जमकर भीड़ उमड़ी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्हें 84 के दंगा पीड़ितों से विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब में राहुल गांधी की इस यात्रा को लोहड़ी के मौके पर एक दिन के रोके जाने का फैसला भी लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 119वां दिन है। यात्रा इन दिनों पंजाब में है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बेहद उत्साह की बात यह है कि पंजाब में भी यात्रा से भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नहीं पूरी हुई मांग, ताकत दिखाने को सचिन पायलट तैयार, अब फैसला लेगा कांग्रेस आलाकमान। ये आपको बता दें कि राजस्थान में लंबे समय से मुख्यमंत्री बदलने की सचिन पायलट के गुट की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पद पर बने हुए हैं और दावा करते रहे हैं कि उन्हें ही ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल है। पिछले साल सितंबर महीने में हुए विवाद के बाद माना जा रहा था कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन तय है और सचिन पायलट को किसी भी समय कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। कई बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अब सचिन पायलट सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। राजनीतिक जानकार सचिन पायलट की इन आम सभाओं और जनसंपर्क को कांग्रेस आलाकमान को ताकत दिखाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला मान रहे हैं। आपको बता दें कि अब सचिन पायलट सड़कों पर उतर चुके हैं। अब कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना ही होगा, या तो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने की कांग्रेस आलाकमान घोषणा करे या फिर नेतृत्व परिवर्तन कर सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से किनारा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को राहुल गांधी की यात्रा का मिला निमंत्रण, टीएमसी बोली कांग्रेस को लड़ते देख अच्छा लगा। ये आपको बता दें कि कभी केंद्र की सत्ता में साझेदार रही तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रति नरम पड़ने का संकेत दे रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए टीएमसी को भी निमंत्रण भेजा है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन हो रहा है। इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 20 से ज्यादा समान विचारधारा वाले दलों को निमंत्रण भेजा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक यह फैसला नहीं लिया है कि वो इस यात्रा में शामिल होगी या नहीं होगी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने हाल ही में कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के सड़कों पर आने और भाजपा से लड़ने के पक्ष में रहे हैं। अगर इस यात्रा के कांग्रेस को मदद मिलती है तो हमें खुशी होगी। एक अन्य टीएमसी नेता समीर चक्रवर्ती ने कहा कि भारत में यह सच्चाई है कि कांग्रेस लोकसभा की कम से कम 170 सीटों पर भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती है, लेकिन भाजपा इस
इसीलिए ताकतवर हो गई है क्योंकि कांग्रेस उसे उन सीटों पर कड़ी टक्कर देने में विफल रही है। हालांकि चक्रवर्ती ने कहा कि राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा का आयोजन करना चाहिए था। कांग्रेस को इसकी गंभीरता से जरूरत है। उनके बयानों के बाद टीएमसी के 2 अभिनेताओं से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा और चिरंजीव चक्रवर्ती ने राहुल गांधी का खुला समर्थन किया है। आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा को एक क्रांतिकारी यात्रा बताते हुए इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी यात्रा पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी का व्यक्तित्व देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के खुद को मार दिया वाले बयान पर जमकर भड़के ओवैसी बोले तो भारत जोड़ो यात्रा में जो घूम रहा है वो क्या राहुल गांधी का जिन्न है। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला है और उन्हें अपनी छवि की परवाह नहीं है। इस बात पर अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर राहुल गांधी मर गया है तो यात्रा में जो घूम रहा है वो क्या उनका जिन्न है। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी की सर्दी में भी टी शर्ट पहनने वाले बयान को भी उठाया। उन्होंने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी नहीं लगती, जबकि राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि कहीं राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि उनका यह सपना सपना ही रहेगा। ओवैसी को बीजेपी की फिलहाल कांग्रेस पार्टी बी टीम बताती है। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पर जमकर बरसे जेपी नड्डा बोले उनके शासन में होता था भ्रष्टाचार और होती थी जबरन वसूली। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा का दौरा किया। चुनावी राज्य में बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और सीपीएम पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और सीपीएम पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये दोनों ही भ्रष्टाचार में पारंगत हैं और ये इसकी ट्यूशन भी दे सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य ने सीपीएम के शासन के तहत लंबे समय तक उपेक्षा का सामना किया था। कांग्रेस के राज में हर ओर भ्रष्टाचार का राज था। उनके शासन में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली प्रचलित थी, जबकि मोदी सरकार में कोविड-19 महामारी के बाद भी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जेपी नड्डा ने कहा कि जब राज्य में वामपंथियों का शासन था तब त्रिपुरा में नियमित रूप से बलात्कार, बंद, जबरन वसूली और अन्य भ्रष्ट गतिविधियां देखी गईं, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने पर यह सभी बाधाएं दूर हो गईं। अब विकास ने मोर्चा सवाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार में पनडुब्बी में भी भ्रष्टाचार होता था, हेलीकॉप्टर खरीद में भी भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भी भ्रष्टाचार, बुलेट प्रूफ में भी भ्रष्टाचार, लेकिन आज भारत डिफेंस के एक्सपोर्ट में 534% आगे हो गया है। आज भारत देने वाला देश बन गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सांप्रदायिकता पैदा करने, आग लगाने और नफरत की आग भड़काएंगे तो उन जहरीले पौधों से कौन जलेगा। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए। लोगों को अलग करने, सांप्रदायिकता पैदा करने, आग लगाने और नफरत की आग भड़काएंगे तो उन जहरीले पौधों से कौन जलेगा। देश में तालिबानी कल्चर का राज होगा तो निवेश कैसे होगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी, मौजूदा उद्योग खड़े कर पाएंगे क्या। अशांति पैदा करने पर कर्फ्यू, लाठीचार्ज और फायरिंग जैसा माहौल होगा तो समाज कितना भ्रष्ट हो जाएगा। आप ये सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि मेरी आप सभी से विनती है कि आप अपने घरों और गांव में जाकर 10 मिनट तक बुजुर्गों से इस विषय पर चर्चा करें। यह सोचना काफी नहीं है कि तेलंगाना अच्छा है, सारा देश अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं। देश की तरक्की में ही हमारी तरक्की है। आज तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ना तो उचित पानी की आपूर्ति है और ना ही बिजली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हम इस महीने की 18 तारीख को एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग इस देश को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इस यात्रा में शामिल हों। अगली बड़ी खबर, 15 जनवरी से फिर से होगा सर्दी का सितम, जानिए अपने राज्य का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात जारी रह सकता है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात हो सकता है। उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान में 24 घंटे के बाद गिरावट आएगी। 15 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति फिर से दिखाई देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, केसीआर की रैली कामयाब हो पाएगी? क्या बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा खड़ा हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।